हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बॉन्ड क्लीवेज को समझा था और स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और उस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमने पहला इफेक्ट डिस्कस कर लिया था एंड दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम लोग सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में पहला एक बेसिक डिफरेंस समझो। इंडक्टिव इफेक्ट के केस में शिफ्टिंग होती थी सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की, जबकि यहां शिफ्टिंग होती है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की। आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट था, उस इंडक्टिव इफेक्ट में जो शिफ्टिंग होती थी वो परमानेंट थी, जबकि यहां पर ये परमानेंट शिफ्टिंग नहीं है, ये टेम्परेरी है। मतलब जब तक अटैकिंग रिएजेंट है तब तक तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा, लेकिन अगर अटैकिंग स्पीसीज को हटा दिया गया तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को एग्जिबिट करना बंद कर देगा। मींस ये एक ऐसा इफेक्ट है जो अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पे डेवलप होता है। दूसरी बात, वहां पर सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते थे, यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की बात होती है। वहां पर पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता था, यहां कंप्लीट चार्ज का डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द complete transfer of पाई इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं था, वह शिफ्टिंग थी, वो भी किसकी? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की, जबकि यहाँ कंप्लीटली ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब जो डबल बॉन्ड बनता है तो दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, तो उनका ट्रांसफर होता है। लेकिन ये होता तभी है जब अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड होगी। अगर अटैकिंग रिएजेंट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे it is an effect which takes place at the demand of attacking species, hence temporary in nature। यहां इस इफेक्ट के दौरान क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, वो भी कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज डेवलप होंगे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो, कोई अटैक करने वाली स्पीसीज प्रेजेंट हो। अगर अटैकिंग स्पीसीज नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ये टेम्परेरी है, ये डिमांडिंग कंडीशन पे आता है। अगर डिमांड है तो ये होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ये आपका जो है ऑब्जर्व होता है कहां कहां पे? एक तो एल्कीन्स में ऑब्जर्व होता है और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड्स में ऑब्जर्व होता है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यहां पर ये जो इफेक्ट है, एल्कीन्स में जब ये इफेक्ट शो होगा तो ये शो होता है प्लस ई इफेक्ट। ये आपका दो तरीके का होने वाला है, एक प्लस ई इफेक्ट और दूसरा माइनस ई इफेक्ट। एक प्लस ई इफेक्ट और एक माइनस ई इफेक्ट। पहले प्लस ई इफेक्ट को जरा हम लोग समझते हैं। एक कोई एल्कीन थी, इसके ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ने अटैक किया। जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं, जो उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए इसे डिनोट कर रहे हैं। इनको पढ़ने के बाद जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स को पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी समझेंगे। अभी आप समझिए पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है जो उस पर अटैक करने वाली है। तो इस अटैकिंग स्पीसीज को देख करके ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनकी शिफ्टिंग होगी, तो ये एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे।
जैसे ही कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का विजुअलाइजेशन होगा। ये डबल बॉन्ड तो रह गया सिंगल, इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव और इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये ई वाला इस पे अटैक कर जाएगा और फॉर्म करेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज सी सी और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जब किसी एल्कीन की रिएक्शन आप एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ करते हैं तो इस इलेक्ट्रोफाइल को देख करके ये मल्टीपल बॉन्ड या डबली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके रिजल्टेंट ये आकर के इससे अटैच होता है और इस दौरान इस लगने वाले इफेक्ट को आप प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। देखिए एक चीज को हमें समझना पड़ेगा, अब दोनों के दोनों कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होंगे, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, तो बात आती है कि ये किस कार्बन पे जाएगा। तो देखिए अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब जितने इस डबली बॉन्डेड कार्बन के इधर एटम है उतने इधर भी इसके भी, तो फिर ये सिमेट्रिकल है और ऐसी सिचुएशन में आप इस पे शिफ्ट करा दो चाहे इस पे शिफ्ट करा दो कोई मैटर नहीं करता। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन शिफ्ट एट एनी कार्बन, और लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, डबली बॉन्डेड, एट एनी डबली बॉन्डेड कार्बन, किसी भी डबली बॉन्डेड कार्बन पे शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल होता, ये कैसा होता, अनसिमेट्रिकल होता, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फॉर एग्जांपल ये एल्कीन थी और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करता, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते, भाई इसकी शिफ्टिंग तो होनी है। अब ये शिफ्टिंग होगी कहां वो हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोग एक रूल पढ़ते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, और ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि भाई जब आप किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन एक रिएजेंट के साथ कराते हैं और उस रिएजेंट में एक कैटायनिक पार्ट है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है और एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट वहां जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट कहां आएगा, इन दोनों में से इसके पास, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है जबकि इसके पास 1 है, तो 2 हाइड्रोजन वाले के पास जब पॉजिटिव आना है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, तो चार्ज जो बॉन्ड की शिफ्टिंग कहां पे होगी, इस कार्बन पे, या सिंपली हम बोल सकते हैं जब प्लस ई इफेक्ट शो हो रहा हो इस केस में आपकी एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, तो ऐसी सिचुएशन में अनसिमेट्रिकल हो तो ऐसी सिचुएशन में जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस कार्बन पे जाएंगे जो कम हिंडर्ड होगा, कम चारों तरफ से घिरा हो। देखिए ये इधर कार्बन से जुड़ा है जबकि किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा, तो इस पे हिंड्रेंस कम है तो बहुत आसानी से इस पे शिफ्टिंग हो जाएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट एट लेस हिंडर्ड कार्बन। लेस हिंडर्ड कार्बन का मतलब जिस कार्बन से कम एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन हो। अभी हम मार्कोनिकॉफ से नहीं लगाना, ये तब लगता है जब कोई एसिड कोई कंपाउंड पूरा का पूरा हो और रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अभी तो सिंपली पॉजिटिव स्पीसीज है तो मार्कोनिकॉफ की बातें नहीं करेंगे। हाँ लेकिन बिल्कुल वैसा ही है, तो आप मार्कोनिकॉफ से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, ये कैसे दिखेगा, देखो CH3 CH CH2, इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव वाले पे आकर के स्पीसीज अटैक कर देगी, CH पॉजिटिव CH2 और यहाँ पर कौन आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से ये ऑब्जर्व होता है प्लस ई इफेक्ट। लेकिन अगर मान लो ये अटैकिंग स्पीसीज नहीं होती तो कभी भी ये शिफ्टिंग नहीं होती, तो कभी भी आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बातें भी नहीं कर पाते। अब हम लोग बात करते हैं माइनस ई इफेक्ट की। माइनस ई इफेक्ट, देखिए माइनस ई इफेक्ट होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में। यहां पर होगा क्या जरा देखो, कोई भी ये कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर अटैक करा नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ने, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। देखिए माइनस का ई इफेक्ट कब है, जब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अटैक कर रही है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना। तो देखिए ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमेशा किस पे जाएंगे? ऑक्सीजन पे। याद रखना, हमेशा किस पे जाने वाले हैं? ऑक्सीजन पे। और जब ये हमेशा ऑक्सीजन पे जाएंगे तो उसके रिजल्टेंट ये कंडीशन मिलेगी, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, जिसके रिजल्टेंट मिलेगा सी सिंगल बॉन्ड ओ। ओ पे चार्ज अभी भी नेगेटिव है और इससे आकर के जुड़ चुका है कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो शो करते हैं कौन? एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। याद रखेंगे, लेकिन ये तभी है जब रिएक्शन है। रिएक्शन नहीं होती मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज नहीं होती, अटैकिंग स्पीसीज नहीं होती, तो फिर ये इफेक्ट भी नहीं होते। इसीलिए ये कैसा इफेक्ट? टेम्परेरी इफेक्ट है, जो कि तभी आता है जब अटैकिंग स्पीसीज हो। मतलब ये ऐसा इफेक्ट है जो डेवलप होता है एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग स्पीसीज, जिनमें शिफ्टिंग होती है पाई इलेक्ट्रॉन की, या बोल सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को, एंड दैट इज द रेजोनेंस। देखिए, पहले रेजोनेंस के बारे में कुछ चीजों को समझते हैं। रेजोनेंस के बारे में हमने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा। तो रेजोनेंस का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई एक कंपाउंड है और उसका एक अकेला मॉलिक्यूल उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग किसी मॉलिक्यूल के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उन मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उन सबसे मिलकर के एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कैपेबल होता है उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में। तो उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे अंडर द रेजोनेंस। देखिए, वहां पर भी हमने समझा था कि रेजोनेंस में क्या होता है? ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन या तो पाई बॉन्डेड होने चाहिए या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या तो वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में होंगे या पाई बॉन्डेड होंगे। कभी भी सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग रेजोनेंस के दौरान नहीं होती। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द फेनोमेना ऑफ ट्रांसफर ऑफ, या और बेटर बोले शिफ्टिंग सही है, इट इज द फेनोमेना ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग का जो फिनोमेना है, शिफ्टिंग से भी अच्छा टर्म यहां पर जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज द डीलोकलाइजेशन। स्पेसिफिकली रेजोनेंस के लिए ये टर्म यूज किया जाता है डीलोकलाइजेशन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, चाहे वो पाई बॉन्ड वाला हो या लोन पेयर वाला हो, वो उस मॉलिक्यूल में अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं रहता, मूव करता रहता है, और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तो सिंपली बोल सकते हैं रेजोनेंस इज द फिनोमेना ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, रेजोनेंस के दौरान हमें कुछ बातों को याद रखना होता है जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं अंडर द कंडीशंस। कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है रेजोनेंस कराते समय। पहली बात, ड्यूरिंग द रेजोनेंस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स remain same in all resonating structure। किसी भी मॉलिक्यूल के आप कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, लेकिन एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी
कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तभी आप बोल सकते हैं जब उन सभी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बराबर रहे। किसी भी स्थिति में आप पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के नंबर को चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब भी रेजोनेंस होता है तो उस रेजोनेंस के दौरान डिलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन उस डिलोकलाइजेशन के चक्कर में, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के चक्कर में ऑक्टेट रूल कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऑक्टेट रूल हमेशा फॉलो करना पड़ेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने में। तो हम बोलेंगे ऑक्टेट रूल should not be violated। किसी भी स्थिति में ऑक्टेट रूल फॉलो कराना ही है। किसी भी एटम की ऑक्टेट में आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के नहीं आ सकते। तीसरी जो कंडीशन है इसकी कि रेजोनेंस के दौरान कभी भी एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती। जब भी पोजीशन चेंज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो ड्यूरिंग रेजोनेंस shifting of electrons takes place not of the atoms, not of the atoms. Hence we can say that resonance is the phenomena of electrons not of the nucleus या not of the atom। एटम को सिंपली न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या बोला है भाई, 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। रेजोनेंस के दौरान जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज नहीं आना चाहिए। दूसरा, ऑक्टेट रूल पे नहीं होना चाहिए। और तीसरा, एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। जब भी पोजीशन में चेंज आएगा तो वो किसकी में आएगा, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में। एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, ठीक है, ये माइनस है। ये क्या होगा, ये माइनस चार्ज एज ए लोन पेयर बिहेव करेगा, वो शिफ्ट होगा यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होगा तो कार्बन के बॉन्ड कितने बन रहे थे पहले, 4, अब कितने हो जाएंगे, 5। और 5 बॉन्ड होते ही अनस्टेबल, और उस अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए ये अपने एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। भाई ये तो सिग्मा है तो इससे तो बात नहीं करेगा, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, जिसके रिजल्टेंट इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा CO माइनस डबल बॉन्ड O। ये दोनों ही आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब देखो, कभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज है तो कभी ऊपर वाले पर, तो इसके रिजल्टेंट हम लोग इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। ये पहले बॉन्ड सिंगल था, अब पहले डबल था, अब सिंगल है। ये पहले सिंगल था, अब डबल है। तो दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे हो गए, पार्शियल। ये भी ऑक्सीजन, ये भी, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? सिंपली क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज था, जिसकी वजह से ये दो स्ट्रक्चर बने, और इन दोनों को कंबाइन करके हमने बनाया एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसे बोलते हैं आप रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, जब भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनके बीच में डबल हेडेड एरो रहता है सेपरेट करने के लिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड को सेपरेट करने के लिए 3 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन सेगमेंट्स का यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास जो रेजोनेंस इफेक्ट भी
लगे हुए ग्रुप्स की बेसिस पर कि कोई भी जो ग्रुप अटैच्ड है जो कि रेजोनेंस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ कर रहा है या रिलीज कर रहा है, उस बेसिस पर रेजोनेंस इफेक्ट फर्दर टू टाइप्स का होता है, एक माइनस आर इफेक्ट और एक प्लस आर इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर एक माइनस आर इफेक्ट की। देखिए माइनस आर इफेक्ट कौन कॉज करेगा, माइनस आर ग्रुप कॉज करेंगे। माइनस आर ग्रुप कौन होंगे, या तो उनके पास पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो उनके पास क्या होंगे, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर उनके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। या तो वहां पाई बॉन्ड होगा या फिर वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसी सिचुएशन में जो ग्रुप्स होते हैं वो माइनस आर इफेक्ट को कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल NH3 पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल NO2, फॉर एग्जाम्पल CN, ये सारे के सारे ग्रुप इसी टाइप के एटसेट्रा। होता क्या है, दीज ग्रुप्स, देखिए पाई बॉन्ड है या पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो ये क्या चाहेंगे, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना, और उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब ये खींचेंगे तो फिर जिस चेन से ये जुड़े हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का काम करेंगे। तो बोलेंगे दीज ग्रुप्स डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at the carbon chain or बेंजीन रिंग, जिससे भी ये जुड़ा है, चाहे वो कार्बन चेन हो या बेंजीन रिंग हो, जिससे जुड़ा है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का काम करेंगे। हेंस these groups are known as electron withdrawing ग्रुप्स, और इसीलिए इन ग्रुप्स को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो अगर बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, तो बेंजीन रिंग के केस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर ये है बेंजीन रिंग और ये जुड़ा है X, तो इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन ऑर्थो कहलाती हैं, O फॉर ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन M फॉर मेटा कहलाती है, जबकि ये वाली पोजीशन पैरा कहलाती है। मैंने बोला भी था जो ऊपर की तरफ है वो ऑर्थो, जो मिडिल में है वो मेटा, जो पैरों के पास है वो पैरा। तो इन पोजीशंस को याद रखें। अब मैंने इनमें से एक ग्रुप ले लिया, फॉर एग्जांपल NO2 ले लिया, ये थी हमारी बेंजीन रिंग, NO2 है, O डबल बॉन्ड O, ये NO2 यहां पे जुड़ा है। ओके, देखिए यहां पर ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करने का काम करेगा। जैसे ही यहाँ पे विथड्रॉ होगा तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, जिसकी वजह से ये वाला पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच चला जाएगा, जिसके रिजल्टेंट एक ये सिचुएशन बन रही है। देखिए जरा, यहां पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये वन सिंगल की जगह कैसा हो गया, डबल, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस पर चार्ज नेगेटिव, कोई परेशानी। देखिए जब यहां से शिफ्टिंग हुई तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। भाई यहां पर तो कोई चार्ज आएगा नहीं क्योंकि इधर से जुड़ा था चाहे इधर से जुड़ा। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज को देख करके, भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यहाँ पे ज्यादा, तो ये वन शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो एक नए स्ट्रक्चर को ये जनरेट करेगा। यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर बॉन्ड डबल हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी डबल था, इस पर कोई इफेक्ट अभी पड़ा नहीं है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, जिसके रिजल्टेंट एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड, और इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एंड O माइनस। अब अगेन ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये वापस से नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा,
एक और स्ट्रक्चर जनरेट होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ N, ये O, डबल बॉन्ड। देखिए ये पांचों जो स्ट्रक्चर हैं, ये पांचों स्ट्रक्चर नाइट्रोबेंजीन के ही हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, और उस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही आप बोलते हैं रेजोनेंस। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन इसने विथड्रॉ करा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी की पूरी बेंजीन रिंग पर क्या कर रहा है, डिलोकलाइज कर रहा है। और इस दौरान ऑर्थो पोजीशन पे देखो, ऑर्थो ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ड्यूरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, positive charge is appeared at ortho and para position of benzene ring। बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसा चार्ज अपीयर हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इट मींस lesser electron density at ortho and para position and greater electron density, भाई इसके कंपेरिजन में जब कोई चार्ज नहीं है तो मेटा पर ज्यादा हो जाएगी, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन। बोल सकते हैं या नहीं? देखिए जितने भी बेंजीन रिंग के कंपाउंड होते हैं इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, और इन एरोमेटिक कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई एक पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज आकर के इस बेंजीन रिंग पर लगे हुए हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह लग जाती है। ऐसी रिएक्शन जहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल आए, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आए और रिंग पर लगे हुए एक पॉजिटिव चार्ज एटम को, मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने का काम करे, सब्स्टिट्यूट करने का काम करे, तो उसे बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बेंजीन वाले कंपाउंड होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आगे पढ़ेंगे उसे। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब पॉजिटिव वाला अटैक करेगा, तो एक बात को समझना, जब पॉजिटिव वाला अटैक करेगा तो ऑर्थो पे ऑलरेडी पॉजिटिव साइन और पैरा पे पॉजिटिव साइन, तो जब भैया ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन। अटैक करने वाला भी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या एक्सपीरियंस होगा, एक रिपल्सन, और उस रिपल्सन की वजह से कभी भी ऑर्थो या पैरा पर आकर के वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ पाएगा। तो फिर वो आएगा कहां, उसके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कहां, मेटा पे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि these groups are meta directing in nature, मतलब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग ग्रुप है, उसको ये ला करके कहां पे लगाएंगे, मेटा वाली पोजीशन पे लगाएंगे। ओके, क्लियर है ना ये चीज? थोड़ा सा और बढ़ते हैं। देखिए जब इसने बेंजीन रिंग पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करा, तो इस दौरान उस बेंजीन रिंग की जो एक्टिविटी थी या रिएक्टिविटी थी टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो डिक्रीज हो जाती है, और इसीलिए ऐसे ग्रुप्स को हम लोग रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, these groups decrease the electron density at benzene ring, due to which its reactivity toward
एरोमेटिक, जो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक बोलते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन decreases, hence these groups are ring deactivating in nature, ring deactivating in nature, और इसीलिए इन ग्रुप्स को हम लोग रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं। अब इनकी -r पावर की बात कर लेते हैं। देखो भैया, जो ग्रुप -i और -r दोनों करते हैं, उन ग्रुप का ऑर्डर भी -i की तरह ही आता है। देखो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ -r पावर सबसे ज्यादा होता है यहां पर NH3 पॉजिटिव के लिए, उससे कम NO2 के लिए, उससे कम Cn के लिए, उससे कम CHO और उससे कम COOH। यही तक इतना ट्रेंड आपको याद रखना है -r पावर के लिए। अब हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट का ही सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं, दैट इज द +r इफेक्ट। देखिए, जो +r इफेक्ट को कॉज करने वाले ग्रुप होंगे, उन ग्रुप की क्वालिटी होगी या तो उनके पास लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होंगे, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल NH2 नेगेटिव ले सकते हैं, NH2 लोन पेयर वाला ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल OH ले सकते हैं, लोन पेयर होता है। फॉर एग्जांपल हेलोजन ले सकते हैं, लोन पेयर होते हैं। इसके साथ साथ आप एल्काइल ग्रुप्स को भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे +r इफेक्ट को कॉज करते हैं। चलिए थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। जो ये +r इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप हैं, तो जिस तरीके से -r वाले क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते थे। भाई माइनस ग्रुप थे और माइनस ग्रुप थे, तो ऐसी सिचुएशन में उनके पास या तो पाई बॉन्ड होता था या पॉजिटिव चार्ज होता था। और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो वो खींचने का काम करेंगे। अब यहाँ पर पहले से क्या है, लोन पेयर, खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पास है। नेगेटिव चार्ज, अगेन खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने पर ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करने का काम करेंगे। हम लोग बोलेंगे दीज ग्रुप डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बन चेन और बेंजीन रिंग, जिससे भी ये जुड़े हैं उसे, और बेंजीन रिंग। Hence these groups are electron releasing in nature। जितने भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, तो these groups increase the electron density at benzene ring, hence increase its reactivity toward aromatic electrophilic substitution reaction। Therefore these groups are ring activating in nature, ring activating in nature।
और इसीलिए इन ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं कि भैया ये रिंग की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए। वो रिंग की एक्टिविटी को घटा रहे थे तो रिंग डीएक्टिवेटिंग थे। अब एक बात और सुनो, जब ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे कहां, देखो जरा। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ये कंपाउंड, यहां पे लगा दिया मैंने एक हैलोजन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, मतलब खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा अगले पे, क्योंकि भैया इसके बॉन्ड कितने हो गए, 5। कुछ लोग करेंगे 1 2 3 4 ही है भैया, आपको 5 कहां से दिख रहे हैं? मैं बताऊं 5 कहां से दिख रहे? देखो इस कार्बन को देखो, चलो 1 2 3 4, ठीक है, इस कार्बन को देखो, जैसे ही इसने ये शिफ्ट कराया तो 1 2 3 4, तो पहले तो ये आते ही 5 हो गया। अब 5 बॉन्ड होते ही अनस्टेबल हो गया, इसने अपने बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। जैसे ही ये यहाँ पर शिफ्टिंग हुई तो क्या होगा, ये कंडीशन मिलेगी आपको कुछ इस तरीके से, इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो उसके चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये वाला बॉन्ड डबल हो चुका है, हैलोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो इसके चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसके कंपैरिजन में अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस करेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अगेन एक सिचुएशन देखो क्या बनेगी, इस पर चार्ज नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एक्स, इस पर चार्ज पॉजिटिव। अगेन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अवेलेबल है, नेगेटिव यहाँ शिफ्ट करा दो, डबल बॉन्ड को अगले कॉर्नर एटम को दे दो, क्या मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक्स पॉजिटिव। अब ये यहाँ पे शिफ्ट करा दीजिए, यहाँ वापस चला जाएगा, ये सिचुएशन मिलेगी। अब ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए हेलोबेंजीन के, और पांचों में देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ी है, ऑर्थो पे, पैरा पे या ऑर्थो पे। क्या कहीं मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, अब जब इलेक्ट्रॉन दीज ग्रुप्स increase the electron density at ortho and para position, hence, और इसीलिए अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहां जाएगा, जहां नेगेटिव है। hence इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल attacks at ortho and para position, therefore these groups are ortho para directing in nature। ये नेचर में कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इस बात में कोई परेशानी? देखो मैं थोड़ा सा हैलोजन की बात करता हूं। देखिए अगर हैलोजन की बात करें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई साहब लेके बैठे हैं, मतलब ये कैसे हो गए, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा। देखिए जो चीजें प्लस आर इफेक्ट शो करती हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होती हैं, वो रिंग की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं और इसलिए रिंग एक्टिवेटिंग होती है। बट हैलोजन रिंग एक्टिवेटिंग ना होकर के कैसा होता है, रिंग डीएक्टिवेटिंग। याद रखना इस चीज को। रीजन क्या है, हैलोजन की जो माइनस आई पावर है वो प्लस आर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये रिंग की एक्टिविटी को घटाने का ही काम करेगा। इस चीज को याद रखेंगे। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्लस आर ग्रुप्स की पावर का। तो प्लस आर पावर में, प्लस आर पावर सबसे ज्यादा हम लोग प्लस आर पावर लेते हैं ओ माइनस की, उससे कम NH2, उससे कम OH, उससे कम हैलोजन, उससे कम एल्काइल ग्रुप से भी कम प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, उससे कम सेकेंडरी से कम टर्सरी
और सबसे कम फिनाइल ग्रुप C6H5। ये आपका ऑर्डर रहता है प्लस आर पावर के लिए, सबसे कम O माइनस, उससे कम NH2, उससे कम OH, उससे कम हैलोजन, उससे कम एल्काइल ग्रुप, उससे कम प्राइमरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, देन टर्सरी एल्काइल एंड आफ्टर दैट फिनाइल। इस तरीके से हम प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट को, मतलब रेजोनेंस के कंसेप्ट को भी खत्म कर लिया है। लेकिन रेजोनेंस के बारे में एक बड़ी अच्छी सी बात को हमें यहाँ पर और समझना है, उस चीज को हम लोग और समझ लेते हैं। देखिए जो रेजोनेंस होता है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल की। मतलब रेजोनेंस जो होता है वो डायरेक्टली डिसाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। देखिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये भी आपके दो तरीके के बनते हैं, एक बनते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस, एक बनते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। उन दोनों को थोड़ा सा हम लोग और समझ लेते हैं। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी थी, जब कार्बोक्सिलेट लिया था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ था, फिर यहाँ गया था, जिसके रिजल्टेंट RCO माइनस डबल बॉन्ड O। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और हमेशा नेगेटिव चार्ज कहां पर आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ऐसी सिचुएशन में इस रेजोनेंस को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। जबकि दूसरा आपके सामने एक बना है, हैलोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करा, जिसके रिजल्टेंट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। और ये देखो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर। और नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। याद रखना मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं। और ऐसी सिचुएशन में इस रेजोनेंस को आप बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा सपोर्ट करता है इन कंपेयर टू द नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अगर किसी कोई भी दो मॉलिक्यूल है, एक में इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, एक में नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, तो जिस मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा इन कंपेयर टू द अदर जहां पर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। वापस से समझिए, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हम तब बोलते हैं जब नेगेटिव चार्ज अपीयर हो ऐसे एटम पर जो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जबकि नॉन इक्विवेलेंट तब बोलते हैं जब नेगेटिव चार्ज आ जाए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, पॉजिटिव चार्ज आ जाए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। तो ऐसी सिचुएशन में जो रेजोनेंस होता है वो नॉन इक्विवेलेंट होता है। ये कंसेप्ट भी हमारे यूटिलाइज होता है आगे जब आप अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को जब कंपेयर करते हैं तो हमें यूज करना पड़ता है ये कंसेप्ट, तो उसको भी मैंने यहीं पर डिस्कस कर लिया है। इस तरीके से हमने रेजोनेंस को खत्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हाइपर कंजुगेशन को।